वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम देखने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी में थर्ड वीडियो है क्लाइमेटोलॉजी का, जिसके अंदर हम प्रेशर एंड विंड सिस्टम देखेंगे। ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लाइमेटोलॉजी अपने आप में पूरा चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में जितने भी पूछे गए हैं अभी तक, उनमें सबसे ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से ही पूछे गए, इसलिए हमने क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट किया है। और ये वीडियो जो सीरीज चल रहा है, ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। जो भी देख रहे हैं, यू गाइज आर लकी दैट यू हैव फाउंड इट, क्योंकि ऐसा कोई और सीरीज चल नहीं रहा है, इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है ये चीज़। वी आर डूइंग इट और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज फॉर यूपीएससी 2026। इसके अंदर हम यूपीएससी के तो क्वेश्चंस कवर करते ही हैं। इसके अंदर सीडीएस होता है, एनडीए होता है, ठीक है, एनडीए, जियो साइंटिस्ट होता है, इंजीनियरिंग सर्विस होता है और कुछ स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस अगर आप एक बार करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक है वो किस तरीके से है, वो कैसा, किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनका सोर्स मटेरियल क्या है ना। क्योंकि आप जब इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दे आस्क वेरी फ्यू, दे रेफर वेरी फ्यू टॉपिक्स एक चैप्टर के अंदर, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये बार बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखता जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, पहले क्वेश्चन पे जाते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है, इसलिए 26 से स्टार्ट हो रहा है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये 2025 का है। ठीक है, सेट ए का क्वेश्चन पेपर है, ये सेट ए से लिया गया है, 26 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको रेफर बैक करना हो तो आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट है। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar regions। तो क्या ये बात सही है या नहीं? सेकेंड कहता है, सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि ये दोनों क्वेश्चन ही, दोनों स्टेटमेंट ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, यहाँ पे कह रहा है ड्राई विंड्स नहीं है। अगर ड्राई विंड्स नहीं है तो डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे। ठीक है, सो इनमें से कोई एक ही सही होगा। अब कौन सही है, दैट वी हैव टू फिगर आउट। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, आप किसी भी एक को देख सकते हैं, उससे आपका काम बन जाएगा। तो आप देखो कि अगर ये अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, तो आपको पता है कि इक्वेटर के पास काफी रेनफॉल है। ठीक है, रेनफॉल काफी ज्यादा है यहाँ पे। सो ऑब्वियसली जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होगा वहां पे डस्ट विंड्स कम होंगे। ठीक है, डस्ट कम मिलेगा आपको। तो ये कहना कि ड्राई विंड्स यहाँ पे है और यहाँ पे ड्राई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेट होगा क्लाइमेट, है ना, यहाँ पे मॉइस्चर काफी ज्यादा होगा। सो ये स्टेटमेंट, सॉरी, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड, स्टैंड्स रॉन्ग। ठीक है, ये गलत हो जाता है, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। पर हम फर्स्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड, ओके सॉरी, बीच में कॉल आ गया, आई फॉरगॉट टू पुट माय फोन ऑन साइलेंट मोड, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि मॉइस्चर ज़्यादा होगा। सो जो टेम्परेट एरियाज हैं, सॉरी, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैं, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में ड्राई विंड्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो इसलिए यहाँ पे ड्राई कंडीशंस होते हैं, तो ड्राई विंड होगा। ड्राई विंड होगा तो डस्ट पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, राइट। सो इसलिए हम ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत कहाँ पे है, ये है सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट वॉज प्रीटी इजी, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल था, और ये 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट ईयर का। सी वॉज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है अगेन, और ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर अगेन ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कहता है, इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सारी चीजें ध्यान रखना है, जनवरी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटरवर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मास एंड पोलवर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द ओशन। अब इसको समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आइसोथर्म का, कि हाउ डू दे मूव, हाउ डू दे बिहेव एंड व्हाई डू दे डू सो। ठीक है, तो उसके लिए अगेन हमारे पास एक, नहीं अर्थ नहीं बनाएंगे, इसको समझने के लिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। सपोज कि ये अटलांटिक है, ठीक है, और ये एक लैंडमास है उसके बगल में,
ठीक है, ये लैंड मास है, कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये कोई कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, और ये अटलांटिक है, अटलांटिक ओशन, राइट। अब अटलांटिक ओशन है तो ये वाटर बॉडी हो गया, ये लैंड मास हो गया, हमें दो चीजें चाहिए। नाउ यू नो कि जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, वो वाटर की ज्यादा होती है लैंड मास से, ठीक है। और ये पिछले चैप्टर में भी, पिछले वीडियो में भी हमने इस पे बात की थी कि स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने की वजह से वाटर जल्दी गर्म भी नहीं होता, तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता, ठीक है। लैंड मास जो कि रॉक से बना होगा, ऑब्वियसली उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, तो वो जल्दी ठंडा भी होगा और जल्दी गर्म भी होगा कंपेयर टू वाटर, ठीक है। कंपैरिजन हो रही है दो चीजों में। तो अब मान लो कि जैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड जनवरी की बात हो रही है। सो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का हमने लिया है सिनेरियो, एंड जनवरी का। तो जनवरी में क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर्दी है, सर्दी है तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर आप मान लो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ भी हम मान लेते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इससे हम जब पोल की तरफ, यहाँ पे पोल्स होंगे, ऊपर ऊपर नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, पोल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे 14 डिग्री मिलेगा हमें, 13 मिलेगा, 12 मिलेगा, 10, और ऐसे ऐसे घटता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेरस जो लैंड मास है, अगर उसी लैटिट्यूड पे चले, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किए हैं वो लैटिट्यूड का लाइन है, ठीक है, तो सेम लैटिट्यूड पे चले, तो क्योंकि पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा कंपेयर टू लैंड मास, तो इसका टेम्परेचर जो है वाटर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, ठीक है, जो भी इस सेम लैटिट्यूड पे है। सो टेम्परेचर लैंड मास का ज्यादा होगा, वाटर का कम होगा, सॉरी लैंड मास का कम होगा, मैं गलत कर दिया, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है तो लैंड मास जल्दी ठंडा हो गया है कंपेयर टू वाटर। तो ये अगर 15 पे है तो ये हो सकता है कि 13 पे होगा, सेम लैटिट्यूड पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 12 पे होगा, यहाँ पे जो लैटिट्यूड होगा वो 11 पे होगा, यहाँ पे जो लैटिट्यूड ये 10 पे, और ऐसे घटता जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, आइसोथर्म क्या होता है, सेम टेम्परेचर का लाइन, ऐसे पॉइंट्स जो सेम टेम्परेचर पे है जब उसको मैच कर देते हैं दैट बिकम्स आइसोथर्म, ठीक है। तो उसके लिए आइसोथर्म जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये 13 है तो 13 वाले को हम इससे मैच करेंगे, तो ये ऐसे जाएगा, 12 वाले को ऐसे जाएगा, 10 वाले को 11 होगा इसके बाद ऊपर, फिर 10 होगा, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि लैंड मास पे इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये वाटर बॉडी पे पोल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। लैंड मास पे इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वाटर बॉडी पे पोल की तरफ शिफ्ट हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है एंड जनवरी की बात हो रही है, क्योंकि फिर जब हम जून की बात करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी, राइट। तो अभी हम इसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, सारे सिनेरियोज यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना हम देख लेते हैं कि जनवरी एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, राइट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन सेज इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर isotherms bend equator board while क्रॉसिंग द लैंड मास। तो बात सही है, इक्वेटर पे, सॉरी, जो लैंड मास है उस पे हमने देखा कि वो इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होता है, नीचे इक्वेटर होगा, ठीक है, ऊपर पोल है नीचे इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये पोल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो लैंड मास पे ये इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होगा while क्रॉसिंग द लैंड मास, एंड पोल वर्ड while क्रॉसिंग द ओशंस, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एयर की बात हो रही है, ठीक है, कि ओवर ओशन जो है एयर, यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज्यादा है जो एयर यहाँ पे है, ठीक है, ये कह रहा है। सो दैट इज ट्रू, अगर लैंड मास ठंडा हो गया है, ठीक है, लैंड मास ठंडा हो गया है तो उसके ऊपर का जो एयर मास होगा वो भी ठंडा होगा, ठीक है। और अगर वाटर बॉडी अभी कंपैरेटिवली ठंडा नहीं है उतना, तो उसके ऊपर का जो एयर मास होगा वो भी उतना ठंडा नहीं होगा, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। पर अब पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि इसको ठंडा होने के पीछे द एयर ओवर द ओशन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, एंड द आंसर इज यस। यहाँ पे दिस इज द राइट रीजन कि जिसकी वजह से ये ठंडा होगा, क्योंकि एयर मास भी वाटर बॉडी को ठंडा करेगा, एंड एयर मास जो लैंड के ऊपर होगा वो भी लैंड मास को ठंडा करेगा, क्योंकि एयर ही फाइनली ठंडा होता है, ठीक है। और एयर को लैंड मास भी ठंडा करेगा, इट्स गिव एंड टेक, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ये,
तो उस केस में ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट भी, सेकंड स्टेटमेंट भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। अभी यूपीएससी ने इसका आंसर दिया नहीं है, बाकी कोचिंग ने भी इसका आंसर ए दिया है, एंड आई ऑल्सो फील कि इसका आंसर ए सही होना चाहिए। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है जो 29 नंबर पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो ये वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। हीट एब्जॉर्ब्ड and trapped by atmosphere maintains our planet's average temperature. Heat absorbed and trapped by the atmosphere maintains our planet's average temperature. This is greenhouse effect. ठीक है, यही तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि जो एयर टेम्परेचर, जो एयर है वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है अर्थ से उसको ट्रैप करता है एंड इट कीप्स द अर्थ वार्म। एटमॉस्फेयर एक्चुअली वर्क्स लाइक, एटमॉस्फेयर जो है वो काम करता है एक्चुअली ब्लैंकेट की तरह। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में भी ये सारी बातें की हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के ऊपर एज ए ब्लैंकेट काम करता है। जैसे आप ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो आपको गर्मी लगती है, सिमिलरली एटमॉस्फेयर जो है वो ब्लैंकेट की तरह काम करता है। आप अगर ब्लैंकेट हटा देंगे तो आपको ठंड लगेगी, एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो अर्थ ठंडा हो जाएगा, फ्रीज करेगा। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग। दैट्स ट्रू, CO2 ही तो है जो ग्रीन हाउस गैस का इतना बड़ा कंसर्न है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो तीसरा भी सही हो गया। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? ठीक है, फर्स्ट वन के में दिक्कत यह है कि कुछ सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कहना है कि ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, बट अगर इफ यू लुक एट इट क्लोजली द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि अर्थ है और इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है। ठीक है, ये दिस इज आवर एटमॉस्फेयर और ये है हमारा यहाँ पे, सॉरी ये है यहाँ पे सन। ठीक है, अब सन से जो भी रेडिएशन आएगा वो एटमॉस्फेयर से तो पेनिट्रेट कर जाता है इजिली। यहाँ से जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होंगे वो फिर एटमॉस्फेयर उसको रोकता है और अर्थ को वार्म रखता है। नाउ देयर इज नो एटमॉस्फेयर तो ऑब्वियसली अर्थ विल फ्रीज। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि एवरीवेयर इट विल फ्रीज। नाउ दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, वो स्टेटमेंट सही नहीं है एवरीवेयर, क्योंकि इस तरफ वाला जो एरिया होगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली ठंडा हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। जहाँ पे नाइट है वहां पे अगर सपोज यहाँ पे इस तरफ नाइट होगा, सन यहाँ है तो यहाँ पे नाइट होगा। ठीक है, तो जहां पे भी नाइट होगा वो तो एरिया ठंडा हो जाएगा काफी, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोकने वाला तो कोई है नहीं। सो यहाँ पे फ्रीजिंग होगा। पर जो फेस अर्थ का सन को फेस कर रहा है, सन की तरफ है, डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, वो कैसे हो सकता है डायरेक्ट फ्रीजिंग कैसे हो सकता है? सो एवरीवेयर इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। एवरीवेयर की वजह से ये गलत हो जाता है। और वैसे भी जो लोग ट्रिक यूज करते हैं वो एवरीवेयर जैसी चीजों को देख करके उसको गलत कर देते हैं, तो उस बेसिस पे आप इसको गलत कर सकते थे। ठीक है, पर मैं उन सारे ट्रिक्स को फॉलो नहीं करता, इसलिए आई प्रॉपरली डू इट। सारे कंक्लूजन्स, सारे लॉजिक प्रॉपर होने चाहिए, तभी आंसर को सही या गलत माना जा सकता है। सो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड 2 3 सही है, तो इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। पर कई सारे मैंने कोचिंग का देखा है कि उनका आंसर सी दिया, उन्होंने 1 2 3 तीनों को सही माना है। नाउ इट डिपेंड्स कि अब यूपीएससी इसका क्या आंसर देती है। ठीक है, बट माई आंसर इज डी, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, फर्स्ट इज रॉन्ग। ये कोचिंग का आंसर सी है। आप देख सकते हो, मैं नाम नहीं लूंगा कोचिंग का, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट ए। अब देखो इस तरीके का जो 3 स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें पहला स्टेटमेंट सही माना है। ठीक है, ये इन्होंने एक नया टाइप इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी ने। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इज ऑलवेज ट्रू। जैसा ऑप्शन बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। 2 और 3 को आपको देखना है। ठीक है, सो साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट ए शिफ्टिंग इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। तो ये तो स्टेटमेंट है, अब आपको इसको जज करना है। सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन bombarded by the earth's bombarded, फिर से पढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। सोलर फ्लेयर्स
Solar flares and associated coronal mass ejection bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट एक्चुअली थर्ड कहता है एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब इस दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सही है और कौन इसको एक्सप्लेन करेगा, दैट इज द ऑप्शन। ऑप्शन में से हमें वही चूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं सोलर मास इजेक्शन की वजह से क्या अर्थ की जो पोल है उसमें शिफ्टिंग होगी, दैट इज द पॉइंट। नाउ सोलर मास इजेक्शन जो होता है उसमें कोई मास नहीं होता, दे आर चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ऑब्वियसली उसमें मास होगा बट दे आर नॉट दैट बिग कि अर्थ की रोटेशन को, रोटेशन मतलब एक्सिस शिफ्ट करने का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करना अर्थ का, तभी एक्सिस शिफ्ट होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का चेंज। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको हैवी लग रहा है तो जस्ट ये समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका अगर एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड वो मूव कर रहा है उसको अगर शिफ्ट करना है तो उसको काफी फोर्स लगेगा साइड से, या फिर उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए फिर से, तभी एक्सिस शिफ्ट हो सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि सोलर मास इजेक्शन की वजह से एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा इज नॉट ट्रू। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। मतलब ये देखो, ये सही है कि सोलर मास इजेक्शन होता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, सो दैट्स ट्रू, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सेकंड कहता है, अगला स्टेटमेंट है एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। दैट इज आल्सो ट्रू, क्योंकि आइसबर्ग्स मेल्ट होंगे तो वाटर जो है वो मेल्ट होकर पहुंचेगा इक्वेटर की तरफ। ठीक है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है अर्थ के ऊपर वो चेंज होगा, क्योंकि जो मास फिक्स था पोलर आइस पे, आइस कैप की जैसे आइस कैप के फॉर्म में पोल्स पे, वो शिफ्ट होकर के अब इक्वेटर की तरफ आएगा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे एक्सिस शिफ्ट हो सकता है। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड आल्सो एक्सप्लेन्स दिस। अब देखते हैं इसमें बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन नहीं। दोनों सही है पर एक्सप्लेन दोनों नहीं करते हैं। बोथ स्टेटमेंट वन ट्रू बट ओनली वन ऑफ देम, सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है पर उसमें से कोई एक ही एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? सो दिस इज द राइट आंसर। ओनली वन स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट, नहीं, यहाँ पे ये दोनों गलत हो जाएंगे। सो बी इज द राइट आंसर। और ये एक सुंदर सा सवाल है। आई थिंक मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस और नए नए टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करने चाहिए किसी को, जिससे थोड़ा मजा भी है सॉल्व करने में। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। कोरियोलिस फोर्स के ऊपर ये सीएसई 2024 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? विथ रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कोरियोलिस फोर्स के ऊपर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो कोरियोलिस फोर्स जो है उसको मैं एफसी लिख देता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा फोर्स। कोरियोलिस फोर्स होता क्या है उसके लिए जस्ट मैं बता दूं। सपोज ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, और यहां से सपोज कि कोई एयर फ्लो हो रहा है ऐसे, तो अर्थ क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट जाता है तो अर्थ का मूवमेंट क्या है, ऐसे है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो एयर फ्लो हो रहा है इस पे और अर्थ ऐसे मूव कर रहा है तो एयर इस तरफ ट्विस्ट हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोरियोलिस फोर्स का नाम दिया गया। कोरियोलिस फोर्स इज नॉट एक्चुअली रियल फोर्स, इट्स अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो अ स्यूडो फोर्स, उस तरीके से कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स वो होते हैं जो न्यूटन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं फिट हो सकते, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बना देते हैं, जिसकी वजह से हम उसको स्यूडो फोर्स कहते हैं, राइट? इतना एक्सप्लेनेशन काफी होगा, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। सो जितना फास्ट एयर का मूवमेंट होगा, वेलोसिटी होगी, उतना तेज ये घूमेगा। ठीक है, लेफ्ट की तरफ, और राइट साइड में सदर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी ओ यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट साइड को मूव करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट को। हाँ, ऐसे, या ट्रू। सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट को मूव करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट को मूव करेगा। ठीक है, दिस इज कोरियोलिस फोर्स, और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एयर का डायरेक्शन है वो लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, सॉरी राइट को शिफ्ट करेगा, आई एम कंफ्यूजिंग। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट साइड को शिफ्ट करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, बस। ठीक है, बोलते बोलते मैं थोड़ा सा वो हो जा रहा हूँ। सो नॉर्दर्न में राइट को, सदर्न में लेफ्ट को। ठीक है, और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखते हैं क्या है। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, सो दैट इज ट्रू। विंड वेलोसिटी जितनी तेज होगी
उसकी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। सो पहला सही है। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। हाँ, एक ये फैक्टर भी है कि इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाता है, पोल्स पे वो मैक्सिमम होता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, मैक्सिमम एट द पोल्स एब्सेंट एट इक्वेटर। सो इसमें दोनों सही हो गए, तो ये अगेन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दिस वाज प्रीटी इजी, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल था भी नहीं, ठीक है। हाँ, इस इंसान ने गास्पार्ड गुस्ताव दी कोरियोलिस, इसी ने ये फोर्स दिया था, इसको डिफाइन किया था, जिसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स इसको कहा जाता है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, इक्वेटर पे जीरो होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये राइट को शिफ्ट करेगा, राइट को, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये लेफ्ट को शिफ्ट करेगा। बस दैट्स इट, इतना ही इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कोरियोलिस फोर्स से, ज्यादा इससे ज्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं। यही सारा चीज है कोरियोलिस फोर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, which of the following is our correct inferences from isothermal maps of the month of January। अब देखो 2024 में ये आइसोथर्म के ऊपर पूछा गया है, और 25 में भी हमने देखा कि आइसोथर्म के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो इससे क्या पता चलता है, आइसोथर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, क्लाइमेटोलॉजी को, तो उसमें आइसोथर्म्स पे आपको एक स्पेशल ध्यान देना चाहिए रिवाइज करते समय। दिस इज द मेन थिंग आई वांट टू हाईलाइट हियर थ्रू दिस सीरीज, कि आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। ये रिवीजन के टाइम पे आपको काफी हेल्प करेगा, राइट। प्लस आप जो कॉन्सेप्ट जरूरत की चीजें हैं वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर ओशन एंड टू द साउथ ओवर कॉन्टिनेंट। अब ये पढ़ते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब की बात हो रही है, तो ये जनवरी की बात हो रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात होगी शायद, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करिए कि नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इंफरेंस isothermal maps in month of January isotherms deviate to the north over the ocean and south over the continent। इसमें इस चीज की बात ही नहीं करी है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो अब हम सदर्न कॉन्टिनेंट, सदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे, ठीक है। और वहां पे देखना चाहते हैं कि क्या वहां पे भी ऐसी बात हो रही है, क्योंकि इसने नॉर्थ एंड साउथ की बात करी है। और जैसे इक्वेटर वार्ड और पोल वार्ड में तो वो सही हो जाता दोनों के लिए, पर नॉर्थ एक ही है ऊपर की तरफ और साउथ नीचे है, तो उस केस में सदर्न हेमिस्फेयर में मे बी चल चेंज हो जाए। लेट्स सी, हम उसको करेंगे सेकंड, पहले तो उसी को कर लेते हैं, देन ओके। तो ये मान लीजिए कि आपका अगेन एक वाटर बॉडी है, ठीक है, एंड ये है आपका लैंड मास, ये वाटर बॉडी और ये लैंड मास, जनवरी है, ठीक है। और यहाँ पे आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, इसमें सदर्न हेमिस्फेयर की बात नहीं करी है, हमने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का देखा था। तो सदर्न हेमिस्फेयर में जब हम जाएंगे और जनवरी की बात करेंगे, तो जनवरी में सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी, ठीक है। जैसे सर्दी है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो सदर्न में गर्मी होगी, गर्मी होगी तो लैंड मास ज्यादा गर्म हो जाएगा कंपेयर टू वाटर बॉडी, ठीक है। तो ज्यादा गर्म होगा, इसका मतलब हम एक लैटिट्यूड लेते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे 16 या 17 होगा सेम लैटिट्यूड पे, क्योंकि ये ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि ये लैंड मास है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 16 होगा, 17 सॉरी पोल की तरफ जाएंगे तो कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, पोल की तरफ जाने से टेम्परेचर कम होता है, तो हम टेम्परेचर कम कर देते हैं। नीचे पोल है, ठीक है, यहाँ पे पोल्स है, यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। चलो जल्दी पैकअप करो, शोर मत मचाओ। सो यहाँ पे होगा 14, ओह सॉरी, यहाँ पे होगा 14, 13, 12, ठीक है, 16, 15, 14 ऐसे। अब जब हम सेम टेम्परेचर को मैच करेंगे, सो व्हाट वी सी, 13 यहाँ पे, ठीक है, 15 ऐसे, 16 यहाँ होगा, इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि लैंड मास पे ये साउथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, वाटर बॉडी पे नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। सो यानी कि पहला स्टेटमेंट, आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर ओशन एंड टू द साउथ ओवर कॉन्टिनेंट, दैट्स ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सदर्न हेमिस्फेयर में भी ये चीज सही साबित हो रही है ना। ये लेकिन
समर की बात हो रही है, यस। तो ये पूरा का पूरा सही है स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड कहता है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट्स गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब ये देखियो कि हमने पहले देखा है कि नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है, पर प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट एंड गल्फ स्ट्रीम, अब देखो गल्फ स्ट्रीम जो है ये वार्म करंट है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट अगेन एक वार्म करंट है, और ये कोल्ड करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों मिक्सअप हो गया। तो मिक्स दोनों जब हो जाएगा, जैसे वार्म एंड कोल्ड एक साथ, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन। उस केस में ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, एंड इन दैट केस आंसर इज ए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं पता है हाउ टू ड्रॉ आइसोथर्म्स, देन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा करंट है, वार्म है, कोल्ड है, साथ साथ कंक्लूजन निकालने में भी आपको परेशानी हो सकती है अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो। So second statement is wrong, first is true, and in that way the first option is right, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे देख सकते हो करंट्स है यहाँ पे। सो अगला, which of the following statements regarding the world climate types and their relation with intertropical convergence zone ITCZ is are correct, ठीक है। ITCZ के बारे में क्वेश्चन है। Tropical wet climate is one of the world's rainiest due to the dominance of the ITCZ over it. Intertropical convergence zone, अब यहाँ पे कन्वर्जेंस क्या है कि नॉर्थ से भी आई मीन सदर्न हेमिस्फेयर से भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से भी जो करंट्स आते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं और यहाँ पे लो प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। तो लो प्रेशर की वजह से वहां पे बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी, जितना लो प्रेशर होगा उतनी ज्यादा बारिश होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये रेनिएस्ट है, सो दैट इज ट्रू। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट एक्सपीरियंसेस डिस्टिंक्टिव ऑल्टरनेशन ऑफ वेट एंड ड्राई सीजन। जो ग्रासलैंड्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट क्लाइमेट होते हैं, डिस्टिंक्टिव क्लाइमेट होते हैं, जिसमें रेनी समर विंटर जो भी है वो बारी बारी से आता रहता है। सो दैट आल्सो लुक्स ट्रू, caused chiefly by the seasonal shift in latitude and subtropical highs of ITCZ. Again, this also looks true. Third क्या कहता है? The tropical experiences monsoonal climate, heavy rainfall as a consequence of the nearness of the ITCZ for much of the year. So again, this is also true, क्योंकि जो मानसून है वो ITCZ के पास होने की वजह से काफी मॉइस्चर कैरी करता है, so that is also true. सो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ही ट्रू है, सो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट। सो डी इज द राइट आंसर, आंसर इज डी, ठीक है। Which one of the following climatic regions of the world have a typical characteristic of सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड? ये तो बहुत सिंपल है, एनडीए में पूछा गया। सीजनल रिवर्सल तो हमें पता है कि वो मॉनसून में होता है, ठीक है। मॉनसून टाइप के क्लाइमेट को ही सीजनल रिवर्सल के लिए जाना जाता है, ठीक है। सो इसका आंसर तो काफी इजी था। अच्छा, ब्रिटिश टाइप अगर क्लाइमेट, जैसे ब्रिटिश, मेडिटेरेनियन, चाइना, ये सब अगर आपके पास आ जाए तो उसको समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि ब्रिटिश टाइप में कूल क्लाइमेट होगा, वेट ऑल द ईयर, यानी कि पूरे साल हल्की हल्की बारिश होती रहती है, मैरी टाइम इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे रेनफॉल होगा, ठीक है। और क्लाइमेट जो है यहाँ पे कूल रहता है, विंटर्स भी माइल्ड होते हैं, समर भी कूल रहता है, ठीक है। तो ये माइल्ड क्लाइमेट है। अच्छा, मेडिटेरेनियन जो है इसमें ड्राई समर होते हैं, वेट विंटर्स होते हैं, यहाँ की बरसात में बारिश होगी, बारिश होती है वेस्टर्ली की वजह से, और समर जो है वो ड्राई होते हैं। और चाइना टाइप है तो ये हॉट ह्यूमिड होगा, देखो यहाँ पे कूल है, यहाँ पे हॉट है, दीज आर द डिस्टिंक्शन। चाइना टाइप का जो क्लाइमेट है वो हॉट ह्यूमिड होगा, समर रेनफॉल होगा और मानसून का इन्फ्लुएंस होगा, और यहाँ पे ऑल राउंड द ईयर बारिश होती है, ठीक है। ऑल राउंड द ईयर बारिश होती है, और इसके ऊपर भी आई थिंक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं, चाहे तो जीसी लियोंग से भी आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, वहाँ पे काफी डिटेल में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगेन सीएपीएफ में पूछा गया है, ट्रॉफ्स एंड रीजेस। अब ये क्या, वेदर पैटर्न जो होते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वेदर मैप होता है, ठीक है। सो ट्रॉफ जो होते हैं वो लो प्रेशर होगा, और जो रीजेस होते हैं वो हाई प्रेशर होता है, elongated areas of low pressure and high pressure respectively. So yeah, A इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब तो अलग है तो नहीं हो पाएगा। सो इसलिए ट्रॉफ्स आर लो प्रेशर एरिया एंड रिजेस आर हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। ये अगर नहीं भी पता है तो दैट्स ओके।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोरियोलिस फोर्स, अगेन कोरियोलिस फोर्स पे आ गया सीडीएस में। देखो तो यूपीएससी कैसे एक ही टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछती हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। सो इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स, दैट इज ट्रू, मैक्सिमम एट द पोल्स होता है। यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। इट इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, नाउ दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, नहीं, राइट डायरेक्शन करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यस ये सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन गलत है, इसलिए थर्ड ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये सब इजी था। कंसीडर द फॉलोइंग जेट स्ट्रीम्स अकर, नाउ जेट स्ट्रीम ये 2020 में पूछा गया यूपीएससी में, और जेट स्ट्रीम अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको मानसून को समझने के लिए जेट स्ट्रीम का आइडिया होना चाहिए आपको, अदरवाइज जेट स्ट्रीम समझने के लिए जस्ट यहाँ पे मुझे गिव मी 2-3 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन। जेट स्ट्रीम क्या है कि ग्राउंड से लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर, एक ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के ऊपर, नॉट वन, ट्रोपोस्फेयर में ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर, ट्रोपोस्फेयर के अपर लिमिट पे, ठीक है, 5 किलोमीटर के ऊपर से जेट स्ट्रीम फ्लो करता है। तो ये क्या है कि जो नीचे जो हवा चलती है उसी का एक काउंटर बैलेंस करने के लिए ऊपर भी ऊपर ट्रोपोस्फेयर में एक विंड चलता है, ठीक है, वो काफी तेज होता है, उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, 300 माइल्स पर आवर की स्पीड भी हो सकती है उसकी, राइट। सो जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली, नहीं, जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर दोनों तरफ होता है, 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, ठीक है, 20 डिग्री यानी कि ये अर्थ हो गया, तो 20 डिग्री यहाँ 20 डिग्री यहाँ, तो इसके इधर और इसके इस तरफ आपको दोनों तरफ जेट स्ट्रीम्स मिलेंगे, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जैसे पहला गलत होता है तो ये और ये गलत हो जाता है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड को आपको देखना है, पर फिर भी हम सेकंड भी देखते हैं। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन के बारे में अगर नहीं भी पता है, स्टिल आपको पता है कि सेकंड ऑप्शन तो सही है, क्योंकि दोनों में ही 2 है। टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लोगों का कहना है कि जब भी डेटा हो यूपीएससी के ऑप्शन में तो आप उसको गलत मान सकते हैं, एंड दैट वर्क्स, पर यहाँ पे हम डेटा से नहीं जाएंगे, हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हर चीज हम ऐसे लॉजिक सॉरी तुक्के पे तो नहीं छोड़ सकते, हमें उसका आंसर भी पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कभी भी बदल सकता है, ये डेटा सही भी कर सकता है। तो मान लो कि ये साइक्लोन है, ठीक है, साइक्लोन है, तो साइक्लोन क्या, लाइक दिस, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, लो प्रेशर, आपको पता है कि साइक्लोन का जो सेंटर है वो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर जहां पे भी होगा वहां पे, और जहां पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर जहां पे होता है वहां पे टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा, लो प्रेशर होगा टेम्परेचर कम होगा, हाई प्रेशर होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, केमिस्ट्री में आपने पीवी इक्वल्स एनआरटी में पढ़ा होगा, वो सब चीजें कभी कभी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, इक्वल्स जिसको गैस लॉ कहते हैं, ठीक है, पीवी इक्वल्स एन आर टी, तो इसको यूज करके एक्सप्लेन किया जा सकता है, और उस बेसिस पे आप बता सकते हैं कि अंदर का टेम्परेचर कम होगा ना कि ज्यादा होगा, पर यहाँ पे क्या कहा है, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग, ओ सॉरी नहीं, यहाँ पे गलत है, एक ज्योग्राफी में एक चीज यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, ज्योग्राफी में ये चीज उल्टा हो जाता है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से लो प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, इसकी वजह से लो प्रेशर है यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे जब लो प्रेशर है तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई होगा, तो यहाँ पे लेसर वाली जो बात है वो नहीं है, वो एक्चुअली ज्यादा होता है यहाँ पे टेम्परेचर, 10 डिग्री के अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, नॉट 10 डिग्री एक्चुअली 2-3 डिग्री का फर्क होता है, उतना ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है, यस। सो अंदर आई में जो साइक्लोन का आई है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, एंड ऑन दैट बेसिस ये गलत हो जाएगा, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकंड इज ट्रू, तो ओनली सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज रॉन्ग, ठीक है, अदरवाइज अगर आपको वैसा ट्रिक यूज करना है कि डेटा है तो वो गलत हो जाता है, इट्स अप टू यू, टेक योर रिस्क, अदरवाइज यू शुड अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है,
ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ज्योग्राफी में ये चीज थोड़ी उल्टी हो जाती है, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि जहाँ पे हाई प्रेशर है वहां पे हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए, राइट, बट दैट जहाँ पे लो प्रेशर है वहां पे लो टेम्परेचर होना चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस, क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर की वजह से, सॉरी, हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर होता है। जैसे इक्वेटर के पास हाई टेम्परेचर है, उसकी वजह से वहां पे लो प्रेशर है, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है, वो चीज सी इसका राइट आंसर। इन द हेडली सेल थर्मल सर्कुलेशन एयर राइजेस अप एंड फाइनली डिसेंड्स। अब देखो, एयर जहां से उठ रहा है वहां पे लो प्रेशर होगा, और जहां पे डिसेंड हो रहा है वहां पे हाई प्रेशर होगा। नाउ सी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, वह इक्वेटर के पास है। डोलड्रम्स अगेन लो प्रेशर का एरिया है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर ही दिखा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ही सी हो जाएगा। इक्वेटोरियल ट्रॉप्स, ट्रॉप्स का मतलब अगेन लो प्रेशर होता है, तो इसलिए सिर्फ ये सारे के सारे लो प्रेशर है, सिर्फ सी ही ऐसा है जिसमें हाई प्रेशर है। CDS 2020 में पूछा गया है, ठीक है। सो अगेन ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसको आप, ये हेडली सेल है, जिसको आप देख करके, ये PDF भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर PDF नहीं मिल पा रहा तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, जिस चीज का भी चाहें, और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। In the region of eastern shore of Adriatic Sea, a cold and dry wind blowing down from the mountain is known as। अब देखो, ये एड्रियाटिक सी की बात हो रही है, ठीक है, और वहां से जो एड्रियाटिक सी, कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन इज नोन एज। तो इसमें चार ऑप्शन है, मिस्ट्रल, बोरा, बाइज एंड ब्लेजर। तो आपको इन सारे लोकल विंड्स पे, आप एक चीज और ध्यान देंगे कि जो CDS वगैरह इंडिया के जो एग्जाम्स हैं, या फिर और भी सारे जो दूसरा पार्ट होगा इसका, उसमें आप ध्यान देंगे कि लोकल विंड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो लोकल विंड्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस केस में आपको ये लोकल विंड्स के बारे में पता होना चाहिए। सो जैसे बोरा है वो क्या है, मिस्ट्रल है वो क्या है, बाइज है वो क्या है, ब्लिजर्ड है वो क्या है। टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ठीक है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या यूज करना है और कौन सा लोकल विंड कहाँ पे होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको काम आएगा। और इसका आंसर बी है, जो कि बोरा है, ठीक है। सो ये इससे आपको हेल्प मिलेगा। अगला है एनडीए का क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ साउथ ईस्ट चाइना। साउथ ईस्ट चाइना के बारे में पूछा गया है, और मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकता था अगर आपने प्रॉपरली अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, क्योंकि साउथ ईस्ट चाइना का मतलब आप समझोगे इक्वेटोरियल एरिया होगा, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। पर जो चाइना टाइप का जो क्लाइमेट है, साउथ ईस्ट चाइना का जो है, वहाँ पे चाइना टाइप का क्लाइमेट है, और वहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है। वहाँ पे बारिश होती है, पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जैसी बारिश नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे जो आंसर है इसका सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा बट सब ट्रॉपिकल होगा, यानी कि बारिश वहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया से, यानी कि इक्वेटर वाले एरिया से कम होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हो। मेडिटेरेनियन सी में स्क्लेरोफिल होता है। स्क्लेरोफिल का मतलब होता है वैसे पेड़ जिनके पत्ते काफी स्ट्रॉन्ग हैं, वैक्सी हैं, ठीक है, वो होता है स्क्लेरोफिल्स। ब्रिटिश टाइप में आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। चाइना टाइप में आपको सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन ब्रॉडलीफ मिलेगा। इक्वेटोरियल एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, दिस विल हेल्प यू, ठीक है। Which one of the following countries is called the country of winds? Now this is NDA 2020 में पूछा गया, country of winds। country of winds कहते हैं डेनमार्क को, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने 2030 का टारगेट रखा है फॉसिल फ्री होने का, फॉसिल फ्री, और यहाँ पे विंड एनर्जी काफी ज्यादा है, तो विंड एनर्जी को इस्तेमाल करके ये फॉसिल फ्री होने का टारगेट रखा है इन्होंने 2030 तक, तो इसलिए ये इसको कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है, ठीक है। काफी यहाँ पे विंड एनर्जी को हार्नेस करने की काफी अपॉर्चुनिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल विंड? कोल्ड लोकल, अब देखो लू तो हॉट विंड है, ठीक है। मिस्टल के बारे में छोड़ दो, चिनूक, चिनूक भी एक हॉट विंड है, एंड सांता आना भी अगेन एक हॉट विंड है, ठीक है, जो कि सांता आना, नॉट आरा, सांता आना जो कि मेसोपोटामिया में। मिस्ट्रल इज अ कोल्ड विंड जो कि फ्रांस में होता है, ठीक है। सो इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। जो यहाँ पे डिटेल है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए ताकि आपको काम आएगा, राइट। डोलड्रम्स, इक्वेटोरियल, हाँ, डोलड्रम्स क्या है? डोलड्रम्स क्या है? इक्वेटोरियल काम्स। डोलड्रम क्या है? इक्वेटर के पास का ये सपोज अर्थ है, तो इक्वेटर के पास का जो काम एरिया है, लो प्रेशर एरिया है, जिसको डोलड्रम कहा जाता है, 5 डिग्री का
5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे का जो एरिया है जिसको डोलड्रम कहा जाता है। सो इक्वेटोरियल काम्स, यस। काम एंड लाइट विंड्स, यस। रोरिंग 40, रोरिंग 40 का मतलब ही होता है 40 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है, ठीक है। और डोलड्रम्स जो है वो इक्वेटर के पास होते हैं। तो 3 आउट हो जाएगा, 3 3 3। सो 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। करेक्टली मैच्ड कौन सा इसमें नहीं है, राइट। नाउ देखो यहाँ पे क्या है, सांता आना कैलिफोर्निया में यूएसए, सांता आना। हबूब सूडान में है, अफ्रीका में। यामो जापान में है। मिस्ट्रल फ्रांस में होता है, ठीक है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए ये गलत है, डी, डी इज द राइट आंसर। और आप देख रहे हो कि बार बार यहाँ पे लोकल विंड्स पे कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो लोकल विंड्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं। ये सारे आप इसमें देख सकते हो, डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। चाहिए तो टेक ए स्क्रीनशॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू एयर मास, एयर मास, एयर मास, एयर मास, ठीक है। अब एयर मास क्या है कि किसी भी कॉन्टिनेंट के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर जब एक कांस्टेंट स्टेशनरी एयर बॉडी रहती है और उस लैंड मास का, लैंड मास या फिर वाटर बॉडी भी हो सकता है, यहाँ पे लैंड भी हो सकता है एंड वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो एयर है, जब इसी का कैरेक्टरिस्टिक अज्यूम कर ले तब उसको कहा जाता है एयर मास। और वो स्टैटिक होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मूविंग नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एयर मास, ठीक है। अब इसमें देखो, एयर मास डेवलप्स इन साइक्लोनिक कंडीशन, साइक्लोनिक कंडीशन में एयर मास डेवलप हो ही नहीं सकता। सो इसलिए सी, और क्या पूछा है इसमें, नॉट ट्रू पूछा है। सो ऑब्वियसली सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयर मास फॉर्म्स इधर इन ट्रॉपिकल, हर एरिया में एयर मास फॉर्म हो सकता है, वाटर बॉडी के ऊपर हो सकता है, लैंड मास के ऊपर हो सकता है, बट इट हैज टू बी स्टेशनरी, नॉट मूविंग। साइक्लोनिक कंडीशन में इट विल नॉट फॉर्म, ठीक है। इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शामल, वार्म एंड ड्राई विंड इज ए लोकल विंड फाउंड इन, शामल जो है वो आपको मिलता है मेसोपोटामिया में, ठीक है। ये अगेन एक लोकल विंड है जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगेन लोकल विंड्स के ऊपर आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो मेसोपोटामिया में ये मिलता है, इराक में शामल, ठीक है। इराक का एरिया, ईरान एंड द अरेबियन पेनिनसुला, इन सारे एरिया में शामल आपको मिलता है। इट्स ए हॉट विंड, हॉट ड्राई डस्टी विंड होता है जो बहुत तेज बहती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप अपना कॉन्सेप्ट भी लगाते तब भी हो सकता है कि आप गलत हो सकते थे। जैसे देखो, पहला है जैसलमेर, जैसलमेर डेजर्ट के ऊपर है, ठीक है, रेगिस्तान के ऊपर है, प्लेन एरिया पे है, ठीक है, लो लो लेवल पे है, उसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे प्रेशर ड्यूरिंग विंटर पूछ रहा है तो ज़्यादा हो सकता है। चेन्नई तो इक्वेटर के पास हो गया, तो ऑब्वियसली चेन्नई से ज़्यादा प्रेशर तो जैसलमेर में होगा, तो चेन्नई को हटा दो। लेह और गुवाहाटी अगेन ऊपर हो जाता है पहाड़ पे, तो उसकी हाइट है जिसकी वजह से हम इसको भी हटा देंगे, बट बचता है फिर लेह एंड जैसलमेर। नाउ लेह अगेन एक हाइट पे है, बट वो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट होने की वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा लेह से, और उस केस में यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो आपको जैसलमेर एंड लेह के बीच में चूज करना था, राइट। सो लेह इज द राइट आंसर, और ये CDS 2018 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग a local wind that blows out from Siberia, साइबेरिया से कौन सा बहता है, ठीक है। बोरा, मिस्ट्रल, परजा एंड ब्लिजर्ड। तो इसमें इसका आंसर है परगा, परजा, परगा, आई डोंट नो कैसे पढ़ते हैं इसको, बट दैट इज द राइट आंसर। अगेन उसके लिए भी मैंने लगा दिया है यहाँ पे, आप इसको लेके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। देन कम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डोलड्रम इज, अगेन डोलड्रम के ऊपर आप देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। Doldrum is a low pressure area around equator where the prevailing winds are calm. That's true. Chinook is a hot, नहीं, Chinook is, हाँ, Chinook is a hot wind. Yes, Chinook को स्नो ईटर भी कहते हैं, Chinook को, ठीक है, स्नो ईटर भी कहते हैं। और ये एल्प्स के ईस्टर्न साइड में है, सॉरी नॉट एल्प्स, रॉकीज, रॉकीज के ईस्टर्न साइड में है, और ये वहां से नीचे की तरफ बहेगा और स्नो पिघलेंगे और फिर खेती होती है वहां पे, ठीक है। तो Chinook is a dry wind that blows in the winter and therefore rises the temperature in a short time. So yes, इसका दोनों ही सही है and that's way इसका आंसर C हो जाएगा, राइट। C इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। The following items consist of two statements. Statement, हाँ ठीक है,
जियोस्ट्रॉफिक विंड, अब जियोस्ट्रॉफिक विंड ये एनडी 2018 में पूछा गया है जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है, सरफेस से 600 मीटर्स के ऊपर जब फ्रिक्शन का इन्फ्लुएंस काफी कम हो जाए एयर के ऊपर, ठीक है, और उस समय जब कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो जाए, यानी कि इक्वल करते हैं उसको, दैट्स विंड इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड, नॉट जियोस्टेशनरी, जियोस्ट्रॉफिक विंड। यहाँ पे क्या है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो प्रेशर ग्रेडियंट वाले फोर्स को इक्वल कर देगा, और तब जो विंड है वो आइसोबार्स के पैरेलल फ्लो करते हैं, ठीक है। ये सदर्न हेमिस्फेयर में है जिसमें वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जिसमें वो राइट की तरफ मूव कर रहा है, और सेम प्रेशर ग्रेडियंट है 704 708 704 708, ठीक है। और ये मूव कर रहा है राइट को, यहाँ पे मूव कर रहा है लेफ्ट को। ये डिटेल भी ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है, एग्जैक्टली कॉपी मैंने फोटो वहीं से लिया है, स्क्रीनशॉट, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। Geostrophic wind blows above the height of 600 meter, which is true. Parallel to the isobars, absolutely true. Geostrophic wind is the horizontal wind velocity in which the Coriolis force balances the horizontal pressure force. That is also true. Coriolis force जो है वो horizontal balance force को, जो pressure gradient की वजह से जो force बनता है उसको बैलेंस आउट कर देता है, and that's when it is called geostrophic wind, right? So yeah, so इस तरीके से ये हम था हमारा पार्ट 1 प्रेशर एंड विंड सिस्टम का, और इस पे हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस करीब देखे हैं। 20 क्वेश्चंस 24 से पीछे के थे, 25 से हमने लिए अराउंड 5 क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका अगर फीडबैक है कुछ भी, कहीं पे कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह का अगर कुछ भी दिखता है, कोई कमेंट है, डू इट, पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सी, एंड अगर कहीं गलती होती है तो आई विल करेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड तब तक के लिए